फ्लोरीन। है कि स्टार्ट? ठीक है। कल आपके लिए मैंने फ्लोरीन की संयोजकता निकालना सिखाया था। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, 9। तो आप के लिए ये बता दिया था मैंने कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी धनावेश की संख्या जितनी होती है उतनी ही मात्रा में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसी को अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। ये आपको पता ही है कि K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, L में 8 और M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इन दोनों में कम से कम अपन 8 इलेक्ट्रॉन भरकर संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता कम से कम 0 और अधिक से अधिक 4 होगी। कम से कम कितनी होगी? 0 और अधिक से अधिक कितनी होगी? 4। इससे ना तो ज़्यादा हो सकती है और ना ही कम हो सकती है। इसके बाद अब अपन बात करेंगे किसकी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो अपन K कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। K में कितने भर दिए? 2। और L में कितने भर दिए? K में 2 भर दिए, तो आपके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। और L में उन 7 इलेक्ट्रॉनों को अपन भर देंगे। अब L कक्षक को इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूरा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसकी कितनी संयोजकता होगी? -1। कितनी होगी? -1। तुम बोलेंगे तो आवाज़ तुम्हारी हो जाएगी वहाँ। ठीक है, हाँ, कितनी होगी? 1 होगी माइनस की। इसके बाद अब फ्लोरीन के बाद आता है आपका कौन? नियोन। परमाणु क्रमांक 10। K कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। L में कितने भरे जाएंगे? 8। अच्छा, K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 भर दिए। और L में 8 भरे जाते हैं, 8 भर दिए। 8 और 2 कितने होते हैं? 10। और नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। तो इसके दोनों अष्टक पूर्ण भर चुके हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0, क्योंकि इसके संयोजकता कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा है। ठीक है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। इसके बाद आता है आपका सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। K कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। L में कितने भरे जाएंगे? 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। इसको कौन से कक्षक में भर देंगे? M में। अब M कक्षक में कम से कम अपन 8 इलेक्ट्रॉन भरकर संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन M कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो माइनस की 7 संयोजकता होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक संयोजकता कितनी होगी? 4। और कम से कम कितनी होगी? 0। अधिक से अधिक कितनी होगी? 4। और कम से कम कितनी होगी? 0 होगी। इसीलिए अपन के M कक्षक में आप 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते। तो सोडियम K और L कक्षक को पूरा भर के M कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए दे रहा है तो किसकी होगी? प्लस की। अब फिर एक बार रिवाइड कीजिए। मैंने ये बताया था आपके लिए कि 0 के बाद जितने भी तत्व आते हैं उनकी संयोजकता प्लस की होती है। तो 0 के बाद हाइड्रोजन आया था, उसकी प्लस की 1 थी। और अब 0 यानी 10 नियोन के बाद कौन आया है 11 पे? सोडियम। ठीक है, तो इसकी भी कैसी है? प्लस की। कैसी है? प्लस की। सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में शेष बचे कितने? 2 भर दिए। M कक्षक को पूरा भरने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 6 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि कम से कम हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने भरेंगे? 8। कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस की 6 इसकी संयोजकता नहीं हो सकती है, इसीलिए प्लस की कितनी होगी? 2 संयोजकता होगी। अब इसके बाद सोडियम के बाद आता है आपका कौन सा? एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक 13। K कक्षक में 2, L में 8 और M में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 5। माइनस की 5 संयोजकता नहीं हो सकती है,
इसीलिए इसकी किसकी होगी, प्लस की 3 होगी, क्योंकि K और L कक्षक को पूर्ण भरने के बाद में M कक्षक में ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके बाद आता है आपका कौन, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14। ठीक है, तो K कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2, L में 8, 8 और 2 10, और M में कितने भरे जाएंगे, 4। अब M कक्षक में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 4। तो इसकी कैसी हो जाएगी, माइनस की 4 संयोजकता। ठीक है, और K और L कक्षक को पूरा भरने के बाद में ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इसकी कैसी हो जाएगी, प्लस की 4। तो अपन कह सकते हैं कि जो सिलिकॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसीलिए माइनस की 4 संयोजकता होगी और 4 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसकी कैसी होगी, प्लस की 4 संयोजकता होगी। सिलिकॉन के बाद आता है आपका फास्फोरस, कितने पर है, 15। K में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2, L में 8 और M में 5। ठीक है, तो इसकी संयोजकता आपकी अब निकालोगे, 5 तो हो नहीं सकती है, तो कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, 3। तो इसकी कैसी हो जाएगी, माइनस की 3 संयोजकता। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3। अब आप ऐसे ही करके 30 तक सारे तत्वों की संयोजकताएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यही क्रम चलता रहेगा और आगे आप 30 तक यानी जिंक तक आप तत्वों की संयोजकताएं ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपके लिए संयोजकता निकालना सिखा दिया, इसके बाद बताएंगे आपके लिए सूत्र बनाना। क्या बताना है आपके लिए, सूत्र बनाना। तो देखो, आवेश के आधार पर तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। किसके आधार पर, आवेश के आधार पर तत्व जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1, जिन तत्वों के ऊपर धन आवेश होता है, कौन सा होता है, धन आवेश होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। और जिन तत्वों के ऊपर ऋण आवेश होता है, कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, अधातु। क्या कहते हैं उन्हें, अधातु। और जिन तत्वों के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, उन्हें अपन अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। रासायनिक सूत्र बनाने से पहले जो धन आवेश वाले तत्व होते हैं उन्हें पहले रखा जाता है। कौन से, धन आवेश वाले तत्वों को पहले रखा जाता है और ऋण आवेश वाले तत्वों को बाद में रखा जाता है, और दोनों का संयोग करा के क्रिया कराई जाती है, और उस क्रिया के फलस्वरूप जो भी उत्पाद प्राप्त होता है वो आपका सूत्र यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, किसके रूप में प्राप्त होगा, सूत्र यानी यौगिक के रूप में प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर धन आवेश होता है। धन आवेश का मतलब है जिनकी संयोजकता प्लस की होती हैं वे धातु कहलाते हैं, और जिनकी माइनस की होती हैं वे अधातु कहलाते हैं, और जिनकी प्लस और माइनस दोनों ही होती हैं वे उपधातु कहलाते हैं, और जिनकी कोई संयोजकता आवेश वाली नहीं होती है यानी 0 होती है वे अक्रिय गैस के रूप में जाने जाते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस की 1 होती है, इसकी क्रिया अपन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, इसकी माइनस की 2 है। अब सूत्र बनाने से पहले इनकी संयोजक तत्वों को ऊपर रखा जाता है और इनकी संयोजकताओं को नीचे रखा जाता है। हाइड्रोजन की प्लस की 1 है और ऑक्सीजन की माइनस की 2 है, इसीलिए अपन हाइड्रोजन की संयोजकता ऑक्सीजन पर चली जाएगी और ऑक्सीजन की संयोजकता हाइड्रोजन पर चली जाएगी। तो आप लिखोगे जैसे क्या है ये आपका H, संयोजकता जाएगी तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के 2, H2 और O। अब प्लस 1 को ना तो गुणा के रूप में जाना जाता है ना जोड़ के रूप में जाना जाता है, गुणा भाग के रूप में 1 को नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो अपन क्या बता देंगे H2O। तो ये आपका यौगिक अर्थात सूत्र प्राप्त हो गया आपके लिए। क्या प्राप्त हो गया, सूत्र। अब इसको आप हाइड्रो ऑक्साइड कह सकते हैं जिसको जल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? जल यानी हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं आप H यानी हाइड्रोजन प्लस इसकी क्रिया अपन क्लोरीन के साथ करा सकते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस की 1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता माइनस की 1 होती है। ठीक है, तो क्लोरीन चली जाएगी हाइड्रोजन पर इसकी संयोजकता और हाइड्रोजन की संयोजकता क्लोरीन पर चली जाएगी। इस प्रकार से आपके लिए निर्माण होगा H -1 है, इसको कोई वो नहीं है महत्व। ठीक है, और Cl क्या बन जाएगा? HCl, इसको बोला जाएगा हाइड्रोक्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद और करा सकते हैं आप, जैसे सोडियम है, सोडियम की संयोजकता प्लस की 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? माइनस की 2। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो, सोडियम की पे जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो सोडियम पर चली जाएगी और सोडियम की संयोजकता ऑक्सीजन पर चली जाएगी। क्या बन जाएगा? Na 2 जाएगी, क्या बन जाएगा? 2 और O, Na2 क्या बोल देंगे इसको? सोडियम ऑक्साइड। क्या बोल देंगे? सोडियम ऑक्साइड। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है, इसकी संयोजकता प्लस की 1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता माइनस की 1 होती है। सोडियम की संयोजकता क्लोरीन पर और क्लोरीन की सोडियम पर, ये संयोजकता चली जाएंगी और क्या बन जाएगा आपका? NaCl। इसको क्या बोला जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी नमक। क्या बोला जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी क्या बोल देंगे इसको? नमक बोला जाएगा, NaCl। ऐसे ही आप मैग्नीशियम के साथ करा सकते हो। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? प्लस की 2। कितनी होती है? प्लस की 2। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? माइनस की 2। अब आप देख लीजिए, जहाँ संयोजकताएं समान होती हैं, कैसी होती हैं? संयोजकताएं समान होती हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों की संयोजकताएं आपस में कट जाएंगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही आप एग्जाम्पल और ले सकते हो, कैल्शियम की संयोजकता प्लस की 2 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है? माइनस की 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कैल्शियम पर और कैल्शियम की ऑक्सीजन पर। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? CaO, दोनों की संयोजकता कट जाएगी। ये तो रहे प्लस माइनस वाले। ठीक है, अब आपके लिए बता दिया जाएगा कि सर किन्हीं तत्वों पर प्लस माइनस दोनों ही चिन्ह हैं, उनकी क्रिया कैसे कराएंगे अपन। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन की प्लस माइनस की कितनी होती है? 4। इसकी क्रिया अपन ऑक्सीजन से कराएंगे, ऑक्सीजन की कितनी होती है? माइनस की 2। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? 2। तो कार्बन जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितने बचेंगे? 2, और ऑक्सीजन की संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, यानी इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो कार्बन यहाँ और ऑक्सीजन की यहाँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसकी संयोजकता प्लस माइनस की 4 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, इसकी संयोजकता माइनस की 2 होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, यहाँ कितने बचेंगे? 2। क्या बन जाएगा आपका? SiO2। क्या बनेगा? SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड। अगर यहाँ कुछ जल की मात्रा जोड़ दोगे तो ये मिट्टी का सूत्र बन जाएगा, यानी XH2 और जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका किसका सूत्र बनेगा? यहाँ मिट्टी। ठीक है, किसका बन जाएगा? ये मिट्टी का, सिलिकॉन ऑक्साइड। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जैसे अपन, ये तो नियम के विरुद्ध रहेगा आपका कि इधर प्लस का चिन्ह आ जाए और इधर माइनस का आ जाए, ऐसा नहीं होगा। प्लस वाले पहले रखे जाएंगे और माइनस वाले बाद में रखे जाएंगे। हमेशा धातु पहले रखे जाते हैं और अधातु बाद में रखे
जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रासायनिक सूत्र बना के तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कुछ तत्व हैं, कुछ यौगिक हैं, उनकी निश्चित संयोजकता है। क्या है उनकी? निश्चित संयोजकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका SO4 है, इसकी संयोजकता -2 होती है। PO4 है, इसकी संयोजकता -2 होती है। फास्फोरस, फॉस्फेट, और कई कई जगहों पर इसकी संयोजकता -3 होती है। ठीक है, ऐसे ही आपका NO3 है, इसकी संयोजकता -1 होती है। ठीक है, ये यौगिक हैं, इनकी कुछ संयोजकताएं निश्चित हैं। ऐसे ही आपका कार्बोनेट है CO3, इसकी संयोजकता -2 होती है। अब आप इनकी क्रियाएं किसी के भी साथ करा सकते हो, फिर भी यौगिक प्राप्त होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है, और आप इसके साथ किसको जोड़ोगे? सल्फेट को जोड़ोगे, SO4 को। ठीक है, इसकी संयोजकता -2 होती है। आपका इसके साथ क्रिया कराओगे तो ऐसे संयोजकता चली जाएंगी, हाइड्रोजन की सल्फेट पर और सल्फेट की हाइड्रोजन पर। क्या बन जाएगा आपका? H2SO4। इसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है और PO4 की संयोजकता -3 होती है। अगर इसके साथ करा दी जाए तो क्या बन जाएगा? H3PO4। इसको फास्फोरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी सोडियम की संयोजकता +1 होती है और नाइट्रेट की संयोजकता -1 होती है। इनकी संयोजकता इस तरीके से होती है। अगर इनकी क्रिया करा दी जाए तो क्या प्राप्त होगा आपके लिए? NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट। क्या प्राप्त होगा? सोडियम नाइट्रेट। और क्या बचा है आपका? कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है और कार्बोनेट की संयोजकता -2 होती है। आपस में चली जाएंगी, समान है, तो क्या बन जाएगा आपका? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सभी यौगिकों का निर्माण इसी तरीके से होता है। पहले तत्वों को लिखा जाता है, फिर उनके नीचे उनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है। जिन तत्वों की संयोजकता प्लस की होती है वो पहले रखे जाते हैं, और जिनकी माइनस की होती है वे बाद में रखे जाते हैं। जिनकी माइनस की होती है वे कहाँ रखे जाते हैं? बाद में रखे जाते हैं। फिर माइनस वाले की संयोजकता प्लस वाले पर और प्लस वाले की संयोजकता माइनस वाले पर ट्रांसफ़र हो जाती है, और संयोजकताओं को क्रम में लिखकर उनके क्या बना दिए जाते हैं? सूत्र बना दिए जाते हैं। इन्हीं सूत्रों को अपन रासायनिक सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक सूत्र कहा जाता है। हो गया कंप्लीट। अब इससे पहले ये तो रही आपकी रसायन विज्ञान की बेसिक नॉलेज। किसकी? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक सूत्र वगैरह, केमिस्ट्री के अंदर जो भी बेसिक नॉलेज है आपकी वो यहीं से स्टार्ट होती है, और इसी प्रकार आपके केमिकल तैयार किए जाते हैं, यानी रसायन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब अपन लेसन है आपका 7 है। 7 नाम क्या है उसका? एक बार और कंफर्म कर लें। लेसन 7 रासायनिक समीकरण वाला है। हाँ, लेसन आपका 6 चल रहा था। ठीक है, कौन सा? रासायनिक समीकरण यानी अभिक्रियाएं।
एवं उत्प्रेरक। कितने टाइम है वो? ठीक है, उत्प्रेरक। अब आप इस लेसन के अंदर जब अपन प्रवेश करेंगे तो ये लेसन आपका पहले एक बार और पहले मैंने समझा दिया था, फिर दोबारा से और समझा रहा हूँ। ये लेसन आपका कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क का आएगा, यानी 5 नंबर का होगा ये। इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 का, 1 2 का और 1 नंबर का। 1 नंबर में केवल उत्प्रेरक के बारे में पूछा जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर, और 1 2 नंबर का आएगा जिसमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए या रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा और उनका एक उदाहरण पूछेगा। ठीक है, केवल इस तरीके से इसके कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का आएगा। अब इसके बाद इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला है आपका परिवर्तन। सबसे पहला शब्द क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं? यानी किसी चीज़ का बदलना क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन रसायन विज्ञान के अंदर परिवर्तन कहते किसे हैं? पदार्थ की अवस्था का बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ की अवस्था का बदलना क्या कहलाता है आपका? परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? 3 होती हैं। नंबर 1 है आपकी ठोस, और नंबर 2 है आपकी द्रव, और नंबर 3 है आपकी गैस। ठीक है, नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस। और वैसे आपकी जो अवस्थाएं होती हैं वो रसायन विज्ञान के अंदर कितनी दी गई हैं? 5। ये मुख्य अवस्थाएं हैं 3, और मूलतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। ठोस, द्रव, गैस, और चौथी होती है आपकी जलीय मिश्रण, और 5वीं अवस्था को नाम दिया गया है प्लाज्मा, जिसकी सन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। ठीक है, और इन्हें प्लाज्मा कण के नाम से नाम दिया गया था। सबसे पहली अवस्था है आपकी ठोस। ठोस किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ के कण अत्यधिक पास पास हों, वो ठोस कहलाता है। इसका आकार और आयतन दोनों ही चीज़ें निश्चित होती हैं। क्या चीज़ें? आकार और आयतन दोनों ही चीज़ें निश्चित होती हैं। देखो, कुछ शब्द पढ़े होंगे आपने जो कॉमन हैं। आकार, संरचना और आकृति, इन तीनों का एक ही अर्थ होता है क्या? रूपरेखा। और शब्द पढ़े होंगे आपने भार, आयतन और वजन, यानी इसको क्या बोला जाता है? द्रव्यमान। इन शब्दों का अलग अलग जगह उपयोग किया जाता है, लेकिन इनका सबका अर्थ क्या होता है? निकल के क्या आता है? वजन। क्या शब्द निकल के आता है? वजन। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से कौन कौन से शब्द हैं? आकार, संरचना और आकृति, इनका अर्थ होता है रूपरेखा। भार, आयतन और द्रव्यमान, इनका अर्थ होता है वजन। क्या अर्थ होता है इनका? वजन। ठीक है, तो अब अपन किन्हीं 2 शब्दों को लेकर इनको परिभाषित करेंगे। जो शब्द परिभाषित हो जाता है वो पदार्थ की मुख्य अवस्था के रूप में आता है, और जो परिभाषित नहीं होता है वो पदार्थ की मूल अवस्था के रूप में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसको पढ़ाएंगे, किसको समझाएंगे? ठोस को। ठोस का जो आकार और आयतन होता है दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। इसकी आकृति निश्चित होती है और आयतन यानी वजन भी इसका कैसा होता है? निश्चित होता है। इसके बाद आता है आपका द्रव। क्या आता है? द्रव। अगर ठोस में एग्जाम्पल लें तो आप ईंट, पत्थर,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। इनका आकार और आयतन दोनों ही चीज़ें निश्चित होती हैं, यानी तोला भी जा सकता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, उसे लीटर में मापा जा सकता है। 1 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, इस तरीके से आयतन को तो निश्चित बता सकते हैं, लेकिन आकृति इसकी अनिश्चित होती है। आप समान आकार वाली यानी समान आयतन वाली 2 बोतल ले लीजिए पानी की, एक को फर्श पर और एक को मिट्टी पर, दोनों को उड़ेल दीजिए, क्या इनकी आकृति निश्चित बनेगी? नहीं। तो इसकी आकृति तो कैसी होती है? अनिश्चित, लेकिन आयतन कैसा होता है इसका? निश्चित। अगला है आपका गैस। आपने ऐसे सुना है 1 लीटर गैस, 1 किलो गैस, 2 किलो गैस, नहीं है ना? तो इसका आयतन अनिश्चित होता है। गैस की कोई निश्चित आकृति है? नहीं है, ठीक है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। हाँ, अब आप बात करेंगे सर सिलेंडर के अंदर तो 15 लीटर गैस आती है, वो कैसे आती है? उसे विशेष दाब पर यानी उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है और संपीड़ित करने पर उसको द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है, जब उसे लीटर में मापा जा सकता है और यानी उसका वजन निश्चित किया जा सकता है। इसके बाद आता है जलीय मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को अपन क्या कहेंगे? जलीय मिश्रण कहते हैं। तो ये कोई परिभाषा हुई उनसे मिलकर? नहीं। प्लाज्मा कण, बेस सूक्ष्मतम कण जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें प्लाज्मा कण कहते हैं। बेस सूक्ष्मतम कण जिन्हें आंखों से यानी नग्न आंखों से उन्हें नहीं देखा जा सकता है, वे क्या कहलाएंगे? प्लाज्मा कण कहलाते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। आपकी कई चीज़ों में इनका उपयोग भी किया जाता है, जैसे CFL वगैरह जो होती हैं इनमें भी किया जाता है, जैसे चमकीले बल्ब होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इनको वो नहीं करते हैं। अब इसके बाद अपन इनकी अवस्थाओं को दर्शा सकते हैं। अपन की रसायन विज्ञान में अपन की जो अभिक्रिया है इनमें इनकी अवस्थाओं को दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर एक चौथी अवस्था को भी रखा जाएगा, जलीय मिश्रण को। ठोस को सॉलिड के रूप में यानी एस से दिखा देंगे, द्रव को लिक्विड के रूप में L से, और गैस को G से, और जलीय मिश्रण ये भी एक लिक्विड होगा, ठीक है। तो इसको आप AQ दिखा सकते हो, एक्वायर्ड के रूप में, ठीक है। इस तरीके से इसकी अवस्थाएं। अब अवस्थाएं बदलना कैसे है? पदार्थ की अवस्थाओं का बदलना क्या कहलाता है? आपका परिवर्तन कहलाता है। यानी पदार्थ की एक अवस्था जब बदलकर दूसरी अवस्था में पहुंच जाती है तो वह उसका क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बर्फ है, कौन है? बर्फ पिघलकर आपकी जल बन जाती है, और जल को अत्यधिक गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वाष्प, यानी भाप में बदल जाता है। जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वो जल में बदल जाती है, और जल को जब ठंडा किया जाता है तो उसको किस में बदल जाता है? वो बर्फ में। तो ये जल की तीनों अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्था कौन सी है आपकी? ठोस। बर्फ वाली अवस्था ठोस है। जल वाली कौन सी है इसकी? द्रव। और गैस वाली जो अवस्था है वो कौन सी है आपकी? वाष्प। देखो, जब बर्फ को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो जल में बदल जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं? पिघलना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिघलना। पिघलना का रसायन विज्ञान में दूसरा नाम है क्या? गलनांक। वह निश्चित ताप जिस पर बर्फ पिघलकर जल में बदल जाती है उसे उसका क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जल को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जल वाष्प के रूप में हो जाता है, ठीक है। किसमें? वाष्प के रूप में। तो इसको अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्या कहते हैं इसको? क्वथनांक कहते हैं। कब? जब जल को गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर जल किस में बदल जाता है? वाष्प में। यानी वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलकर वाष्प में बदल जाता है, यानी गैस में बदल जाता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। इसके बाद जब जल को ठंडा किया, यानी गैस को जब ठंडा किया जाता है, जल में बदल जाती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं।
क्या कहते हैं? संघनन। आपने देखा होगा फ्रिज से आप ठंडे पानी की बोतल निकालिए, थोड़ी देर टेबल पर रखी रहने दीजिए, उसके चारों ओर छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। ये बूंदें कहाँ से आती हैं? वायु के अंदर, यानी वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा होती है। ये जलवाष्प जब ठंडी सतह से टकराती है तो संघनित होकर वो जल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? जल में। ठीक है, किस में बदल जाती है? वो जल में बदल जाती है। जल को यदि ठंडा किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमना। यदि बर्फ को यानी ठोस को गर्म करते हैं, ठीक है, और वो बिना द्रव में बदले, ठोस को जब गर्म किया जाता है और वो बिना द्रव में बदले जब वो गैस में चला जाता है, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपने देखा होगा नौसादर, कपूर और आयोडीन, इनको जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद में ये द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधे ही किस में बदल जाते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और जब गैस को ठंडा किया जाता है और वो द्रव में नहीं बदलती है, सीधे ही किस में बदल जाती है? ठोस में। किस में बदल जाती है? ठोस में। तो इस विधि को अपन क्या कहते हैं? पिंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडन। ये जो नौसादर, कपूर और आयोडीन का एग्जाम्पल दिया था, वो द्रव में बदले बिना ही सीधे किस में बदल जाते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। इसीलिए इसी अवस्था को अपन क्या कहेंगे? पिंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडन। एक बार फिर दोबारा से रिवाइड करोगे, ठोस द्रव में बदलता है, उसे पिघलना यानी गलनांक कहते हैं। द्रव गैस में बदलता है, उसको क्या कहेंगे अपन? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, गैस को जल में बदला या गैस को द्रव में बदला जाता है तो वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और द्रव जब ठोस में बदलता है तो वो क्या कहलाता है? जमना। ठोस बिना द्रव में बदले ही सीधे किस में बदल जाता है? गैस में। किस में बदल जाता है? गैस में। तो इसको अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस बिना द्रव में बदले सीधा किस में बदल जाता है? ठोस में। इसे पिंडन कहते हैं। फिर दोबारा से आइए, किस पर? परिवर्तन पर। परिवर्तन किसे कहेंगे? यानी पदार्थ की अवस्था का बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। कल परिवर्तन के बारे में समझाएंगे।